तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज का रेट है ना, कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, देट इज योर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का होता है एम्पियर, और ये जो टाइम है यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट है सेकंड। ओके, यानी अगर एक सेकंड में एक कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 1 एम्पियर है। सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े हुए होते हैं आपके। ठीक है, प्रश्न जहां से बनता है मैं बस वैसे ही बताऊंगा। जैसे ये बैटरी है, ठीक है, बड़ा टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव को दिखाता है और छोटा वाला नेगेटिव को, इस तरीके से। और ये आपका है की, है ना। अभी मैंने डॉट लगा रखा है, मतलब की ऑन है, स्विच ऑन है। ओके, तो स्विच ऑन होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ कोई बल्ब जोड़ देता हूँ। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के विपरीत। ठीक है, यानी ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरफ, और तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस तरफ से फ्लो होगी, उल्टी, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये मैंने जोड़ा है एमीटर। इसका क्या काम होता है सर? इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को नापना। ठीक है, इसलिए इसका नाम एमीटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को अपन एम्पियर से नापते हैं, एम्पियर में हम नापते हैं। ठीक है, तो एमीटर जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। ठीक है, और इसको देख रहे हो आप, सीरीज में लगा रखा है मैंने, है ना। ये होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज मतलब जैसे ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये है सीरीज। और अगर इनको ऐसे जमाएं हम तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये है। अगर मेरे को वोल्ट मीटर लगाना है तो मैं हमेशा मेरा जो आपका सर्किट है ये, ठीक है, इस सर्किट के मैं पैरेलल लगाता हूँ। वोल्ट मीटर को मैं क्या लगाता हूँ? पैरेलल। दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, अब बैटरी का प्लस इधर है तो एमीटर का प्लस इधर होगा, बैटरी का माइनस इधर है तो एमीटर का माइनस भी इधर होगा। ठीक है, बैटरी का प्लस इधर है तो वोल्ट मीटर का प्लस इधर होगा, माइनस वोल्ट मीटर का इस तरफ हो जाएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनता है सर? यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि वोल्ट मीटर को और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या दिखाता है सर? तो वोल्ट मीटर दिखाता है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ये मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा ओम्स लॉ के अंदर। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं, याद क्या रखना है, समझना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या है? कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए, है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। या फिर ऐसा कहें कि जो वोल्टेज होता है, ओके, वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपका
एक हमें कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज आर। ठीक है, जहां पर आर जो मिला है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर में, जिस वायर में अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे थे उसका रेजिस्टेंस कहलाता है ये, और इसका सिंबल होता है ये, है ना, इसे कहते हैं ओम। ओके, आई आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट है, और वी है वोल्टेज। अब वोल्टेज होता क्या है ना, वोल्टेज होता है ये, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? तो देखो, मान लो कि ए बी कोई इलेक्ट्रिक वायर है ना, और इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी आई फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आई फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है कि आवेश का प्रवाह, ठीक है, चार्ज का फ्लो होना। ओके, तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी क्यू चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को, किसी भी यूनिट यानी इकाई, वन कूलाम चार्ज, किसी भी 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से, है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसके अंदर किसी भी यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट मान लो, कहीं से भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने में किया गया काम ही आपका वोल्टेज होता है ना। मैंने क्या कहा, यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में किया गया काम, है ना। यूनिट चार्ज क्यू को ए से बी तक ले जाने में किया गया काम डब्ल्यू ही आपका वोल्टेज होता है ना। यानी अगर मैं चार्ज को यूनिट यानी 1 रख दूंगा, 1 अगर मैं इसको रख दूं तो कार्य ही वोल्टेज हो गया। आ रहा है ना समझ में? यानी अगर चार्ज यूनिट है तो उसको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने में किया गया काम ही आपका वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो V का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बता ही दिया, वोल्ट होता है। वर्क आपको पता ही है, वर्क जूल होता है ना। और Q क्या होता है? कॉलम। तो वोल्टेज का दूसरा मात्रक क्या हो गया? जूल अपॉन कॉलम। ठीक है, सिंपल सी बात है। यस, तो वोल्ट या फिर जूल अपॉन कॉलम, कोलाम, गुलाम कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं आर की। आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है उसको हम जोड़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। मान लो आप एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि उनको पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, और दूसरा जब हम उन्हें सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखना, मैं 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूं और उनको मैं पैरेलल जोड़ रहा हूं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, और ये रेजिस्टेंस 3। इनको मैंने जोड़ दिया एक के नीचे एक पैरेलल में। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ मैं ए मीटर, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं वोल्ट मीटर, ठीक है,
यहाँ जोड़ देता हूँ मैं बैटरी प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं की यानी कि स्विच, और इसको अपन इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो होगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी एंटी उल्टी डायरेक्शन में, यानी प्लस से माइनस की तरफ। सो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा आई, ठीक है। अमीटर का पॉजिटिव, अमीटर का माइनस, अमीटर का पॉजिटिव, अमीटर का, वोल्टमीटर का पॉजिटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी आई यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाती है। I1 इसमें चली जाएगी, I2 मान लो, और इसमें जो गई उसको मान लेंगे I3, है ना, डिवाइड हो गई। ओके, अगर ये एक ही सिंगल वायर होता तो यहाँ पर भी I ही रहती। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आ रही है, ये डिवाइड हो गई, I1 I2 I3, फिर वापस यहाँ आकर ये I1 I2 I3 जो है ना, ये तीनों यहाँ आकर वापस से जुड़ जाती है और वापस से I बन जाती है। आ रहा है समझ में? और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी आपको, ये देखो I फ्लो हो रही है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि वोल्टेज सेम है। देखो तुम्हें वोल्टेज दिख रहा है, वोल्टेज जो है वो सेम है। I जो है इलेक्ट्रिसिटी, वो I1 I2 I3 में चेंज हो रही है, टूट रही है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सेम है। तो आप क्या लिखोगे कि वोल्टेज V है ना, वो सेम रह रहा है। जब वोल्टेज सेम रह रहा है, लेकिन I क्या हो रहा है कि I जो है टोटल, वो क्या हो जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जा रही है कि नहीं हो जा रही। तो ध्यान रखना, जो चीज़ टूट रही है ना, जो चीज़ चेंज हो रही है, उससे अपन फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो जो फॉर्मूला देखा था अपन ने, V इज इक्वल टू आई आर, उस फॉर्मूले से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ओके। यहाँ पर V1 अपॉन I1, ठीक है, V तो सेम ही है ना, तो V तो सेम रहेगा, प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अब V यहाँ से आप कॉमन ले लोगे बाहर, ठीक है, ये मैं V बाहर ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने, तो फिर इस V से V डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना इस चीज़ को। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये जो हमारे पास आया, दिस इज R इक्विवेलेंट, ठीक है। इससे ये न्यूमेरिकल में काम आएगा बहुत बार, तो इसलिए इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मेरे को एक रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम का, और एक रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम का, ठीक है, और मुझे कहे कि इन तीनों को पैरेलल में जोड़ने के बाद इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, तो कैसे निकालूंगा, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन R2 यानी कि 4 प्लस 1 अपॉन R3 यानी कि 1। अब इनका मैं एलसीएम ले लूँगा, कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, 5 चौक 20, 4 4 5 20, 5 प्लस 20, तो 25 और 4 29, तो कितना आ गया, 29/20, ठीक है। और ये क्या आ गया, R इक्विवेलेंट यानी 1 अपॉन R, यही होता है ना, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उल्टा कर दूंगा उसको, यानी 20/29 ओम, ये मेरा आ गया। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। ये तो हो गया पैरेलल का, ठीक है। अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर रहा हूं मैं कि तीन रेजिस्टेंस ले रहा हूं वापस, और तीनों को मैं सीरीज में जोड़ रहा हूं इस तरीके से।
जैसे तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हों। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये आपका एमीटर है और बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी इस डायरेक्शन में। और यहां पर देखो रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तो इनके वोल्टेज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना। रेजिस्टेंस R1 के पॉइंट ए और पॉइंट बीच के का जो वोल्टेज होगा वो V1 हो जाएगा, ठीक है। इसका वोल्टेज हो जाएगा V2 और इसका वोल्टेज हो जाएगा V3। लेकिन ये जो आई आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों में सेम रहेगी। इस बार आई सेम रहेगा। आ रहा है समझ में? सिंपल सी बात है। यानी अब हम फॉर्मूला किससे बनाएंगे? जो चेंज हो रहा है उससे बनाएंगे, यानी V से। तो क्या V क्या हो जा रहा है? टोटल V जो है आपका वो क्या हो जा रहा है? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब एक में यहां पर वोल्ट मीटर कहाँ लगाऊंगा मैं? अब यहां लगाऊंगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो जो टोटल V है रेजिस्टेंस R1 के पहले सिरे और रेजिस्टेंस R3 के लास्ट, मतलब ये और ये सिरे के बीच के अंदर जो टोटल V है वो क्या हो रहा है? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। और हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है ना। अब यहाँ पर देखो ये V है, V की जगह मैं रख दूंगा IR। यहाँ पर V1 की जगह I तो सेम ही रहेगा और R1 हो जाएगा, प्लस यहाँ IR2 प्लस यहाँ IR3, ठीक है। I को मैं बाहर निकाल लूँगा, ठीक है, कॉमन निकाल लूँगा और कॉमन निकाल के इस वाले I से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसमें मेरा R इक्विवेलेंट क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस चीज़, ये सिंपल सी बात है। तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है। और अब प्रश्न कैसे बनते हैं इसमें कि भैया अगर हमें दिया है एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, एक रेजिस्टेंस 7 ओम का, तीन रेजिस्टेंस दिए हैं। अगर आपको सीरीज में अगर आपको उनको जोड़ोगे आप तो उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? तो सिंपल से इनको जोड़ देना है, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज वाले में कुछ भी नहीं है ना, इजी। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, अब देखो यार, पावर जो है वो मैंने आपको बताई थी जब, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर भी वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहाँ पे वर्क क्या है कि एक कुलाम्ब चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया काम, वही था ना वर्क। तो वर्क क्या था, है ना, वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है कि 1 कूलाम्ब चार्ज को, ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया काम, यही था वोल्टेज, ओके। तो यहाँ वर्क की जगह आप क्या कर दो? वैल्यू डाल दो। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर VQ, ठीक है, अपॉन T, ओके। और आपको पता है Q अपॉन T रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? VI। तो P आपका क्या हो गया? VI हो गया, ठीक है। पावर, और आपको पता ही है कि पावर का यूनिट जो है वो क्या होता है? वाट होता है। ये मैंने आपको उसमें भी सिखाया था, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा, दैट इज पावर का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? वोट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट पता ही है आपको एम्पियर, और इसका पता ही है आपको वोल्ट, ओके। अब देखो, हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR।
तो यहाँ पर हम अगर V की जगह IR लिखेंगे, ठीक है, V की जगह मैंने क्या लिख दिया, IR, तो मैं पावर को R के, है ना, R के साथ भी रिलेशन में दिखा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, I² R हो गया ना, ये पावर और R के बीच में रिलेशन आ गया। या फिर अगर मैं I को V इज इक्वल टू आई अपॉन वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पावर को कि इस बार मैं V की वैल्यू नहीं डालूंगा और I की डाल दूंगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। तो यानी पावर का फॉर्मूला और क्या हो सकता है, V² अपॉन R। ठीक है, ये हमारा काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे बात वही है, अगर आपको ये चीज़ पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो यहाँ से आप सारे फॉर्मूले आराम से बना सकते हो। ठीक है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब आगे चलते हैं हम, और अब देखते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस जो होगा ना आपका, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल। कौन सा एरिया, जैसे कि कोई वायर है, कोई वायर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो वायर है ना, इस वायर का ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो दिस एरिया, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो ये होता है एरिया, वही वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो यार, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी विरोध। ओके, यानी जैसे ही किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब वो क्या कर रहा है कि चार्ज के फ्लो होने का विरोध कर रहा है, यानी उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी विरोध बढ़ेगा, तो चार्ज फ्लो डाउन होगा, चार्ज फ्लो डाउन होगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रेट गिरेगी। ठीक है, कॉमन सेंस है ये तो बिल्कुल ही। अब यहाँ पर देखो ऐसा क्यों होता है कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, और एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना, तभी उनकी मूवमेंट को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। और चार्ज कौन है आपका, इलेक्ट्रॉन ही तो है। ओके, तो जैसे मान लो कि ये वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, है ना, लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना सा एरिया है इनके निकलने का। ठीक है, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे ना। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे क्योंकि एरिया बढ़ा दिया मैंने, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, है ना, रेजिस्टेंस घटा दिया आपने, वो जो छोटा गोला था उसको आपने बड़ा कर दिया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे, है ना, रेजिस्टेंस आपने घटा दिया, रेजिस्टेंस घटा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई। आया समझ में। ठीक है, तो जैसे मैं एरिया को बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं एरिया नहीं बढ़ाऊं मान लो, और मैं लेंथ बढ़ा दूं, तो ये जो है इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो इनको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है ना। अगर मैं ये इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो अब बेचारों को इतनी डिस्टेंस और चलना पड़ेगा, तब जाके ये फैन तक या एसी तक पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो। अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी देखो, तो बेचारों को ज़्यादा मेहनत, है ना, लगानी पड़ी, ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा ना इनको। अब यानी कि मैंने क्या किया, मैं अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। कॉमन सेंस है ना। अगर आपके हाउस का गेट है, ठीक है, आपको बाहर निकलने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन अगर गेट की लंबाई बढ़ा दो इस तरीके से, आप क्या बोलते हैं, टनल बना दो, टनल, तो फिर आपको बाहर निकलने में टाइम लग जाएगा ना। तो लेंथ बढ़ गई, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
सिंपल है, ये ट्रिक है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, तो तुम भी ऐसे याद रख सकते हो, काफ़ी इजी। ओके, अब जब इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ लिख दें कि R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L के, और R जो होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है A के, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, दोनों को मिला दूंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड 2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ मेरे पास एक कांस्टेंट आता है, दिस इज रो। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किसी भी चालक तार का, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किन बातों पे डिपेंड करती है। देखो, पहली चीज़ तो देखो, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के क्या है, पैरेलल है, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब देखो, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो हर मेटल के लिए अलग होती है, वो हर पदार्थ के लिए अलग होती है। ठीक है, वो पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो किसी भी लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियरली। ओके, रेजिस्टिविटी do not depend depends on लेंथ और एरिया। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब याद आया मुझे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कि आपका रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और किस पे डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है बताओ? ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर रेजिस्टिविटी तो चलो इस तरीके से डिपेंड करती है, ओके, यानी रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और वो मैटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अलग अलग मैटर के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तीसरा चीज़ मैं यहीं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कहाँ लिखूँ, जगह नहीं बची, यहाँ लिख दूँ, कहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। कि जो आपका जो कंडक्टर है, वायर है, वो किस मेटर का बना हुआ है ना, एल्यूमिनियम है, लोहा है ना, उन पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? आपने देखा ही है कि लेंथ बढ़ाने पे बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, यानी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, दूसरी चीज, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं और देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो रहे हैं, जब रेजिस्टेंस कम होगा यानी बाधा, प्रतिरोध कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाएंगे और कोई हीट पैदा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके फैन वगैरह अगर लंबे देर तक चलते रहते हैं तो वो हीट हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। एक तो इसलिए हीट करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से,
है ना, कि फैन का मिडिल वाला पार्ट जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है, लेकिन आसपास वाला पार्ट घूमता रहता है, तो इसलिए उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो हीट करते हैं। दूसरा चीज़ वो हीट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, कि इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके, उसकी वजह से हीट जो है पैदा होती है। कैसे होती है पैदा होती है? किसी भी चालक तार में, कंडक्टर में जो हीट होगी, ठीक है, वो जो है उसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वो हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है, और वो प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कि कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा टाइम तक फ्लो होगी तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो इन तीनों को हम मिला दें तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट पैदा करेगा, ठीक है। यानी अब क्या पता चला हमें कि रेजिस्टेंस अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, किसी मेटल का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसका क्या बोलते हैं, हीट भी उसमें ज़्यादा पैदा होगी ना, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है कि रेजिस्टेंस पर हीट कैसे डिपेंड करती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था जूल ने, ओके। तो उनके नाम पर इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, ओके। तो इसको याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल भी बोल सकते हो। अब हीट का अगर तुम्हें निकालना है कि यूनिट, तो कैसे निकालोगे? आई है आपके पास, ओके। या फिर आपको बोले कि अच्छा एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी है ना, उसका ऐसा यूनिट तो मैंने बताया नहीं। रेजिस्टेंस का तो मैंने बता दिया था ओम, ओके। रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा? तो यहीं से निकाल लो आप, रेजिस्टिविटी बराबर आर तो इधर है ही, ए को इधर भेज दो अपॉन एल को नीचे भेज दो। ए क्या होता है? मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है और लेंथ होती है एल में। तो यहाँ से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ एक एल ऊपर बचेगा लेंथ मीटर में, ओके, और रेजिस्टेंस ओम में, यानी ओम इंटू मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट इज इक्वल टू ओम मीटर, ओके। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल का जो नियम होता है, इसका यूज हम करते हैं हीटर के अंदर, ठीक है। हीटर के अंदर हम करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हम करते हैं, प्रेस करते हो ना, तो आयरन के अंदर हम करते हैं इसका उपयोग, ओके। पानी को गर्म करने के लिए जो हीटर होता है उसके अंदर करते हैं। क्या करते हैं हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ऐसा मेटल या ऐसा क्या बोलते हैं मेटल जिसका कि रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो देखो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है हीट, तो हाई रेजिस्टेंस से ज़्यादा हीट पैदा होगी और हमारा हीटर जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा जिस काम के लिए हमने उसे बनाया। तो वहाँ पर आप कौन सा वायर यूज़ करते हो? नाइक्रोम का, जो कि
निकल, है ना, 80% निकल एंड 20% क्रोमियम। का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये नाइक्रोम का वायर हम यहाँ पर हीटर के अंदर यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ नाइक्रोम। स्पेलिंग गलत हो सकती है, हिंदी में लिख दूँ, स्पेलिंग का नो लोचा, नाइक्रोम। ओके, चलो, तो ये हो गया। अच्छा, जब हम बल्ब की बात करते हैं, बल्ब, तो बल्ब के अंदर जो वायर होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है W, है ना, वोल्फॉर्म कहते हैं इसे। तो इसका बना होता है ये टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको हमें रखना पड़ता है इनर्ट गैस के अंदर। इनर्ट गैस, ठीक है, हीलियम का उपयोग करते हैं हम नियॉन का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों रखते हैं हम? क्योंकि वो वायर बहुत पतला होता है ना, उसका टेम्परेचर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन वो बहुत पतला वायर होता है, तो वो जलने का खतरा रहता है, इसलिए वो हमें उसे वायु से आइसोलेशन में रखना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो ये बात थी हीटिंग इफेक्ट की। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, लिखूंगा तो याद आएगा, मैं लिख देता हूँ। हाँ, अब याद आया, शॉर्ट सर्किट और फ्यूज़, ये दोनों चीज़ें। देखो फ्यूज़ क्या होता है, जैसे ये आपका सर्किट है, ठीक है, सर्किट का मेन लाइन ये जा रहा है इधर से, ओके, दिस इज योर बल्ब वगैरह, जो भी मान लो, बल्ब मान लो, ये फैन है आपका, ओके, ये बल्ब हो गया, ये फैन हो गया, ये आपका मेन लाइन आ रहा है, ओके। यहाँ पर मैं एक ऐसा वायर जोड़ देता हूँ जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों? ताकि अगर हाई वोल्टेज करंट यहाँ से आए, ठीक है, तो मेरे उपकरणों तक नहीं पहुँच पाए, और पहले ही ये वायर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो कनेक्शन टूट जाएगा, और आगे के मेरे बल्ब और फैन जो है वो सही सलामत बच जाएंगे। इसलिए मैं फ्यूज़ को यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि फ्यूज़ को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में या सीरीज में? देखो पैरेलल में तो जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? जोड़ के देख लेते हैं, चलो। ये है सर्किट, इसके मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, मैंने फ्यूज पैरेलल में, तो क्या ये काम कर पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, और जहाँ जाना था वो नहीं, जहाँ नहीं जाना था वहाँ चली गई। फ्यूज की तरफ भी आएगी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ भी तो चली जाएगी, इसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। इसलिए आप इसको, फ्यूज को आप यहाँ पर ही लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस है, ताकि वो उपकरणों को प्रोटेक्ट कर पाए। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? देखो शॉर्ट सर्किट वहाँ होता है जहाँ दो वायर आपस में मिल रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ दो वायर आपस में मिल रहे होते हैं, और आपको पता है कि दोनों वायर मिल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों वायर अगर सेम ही मेटल के बने, है ना, सेम ही मेटल के बने हैं, तो शॉर्ट सर्किट होता है। अलग मेटर के होंगे तो भी होगा शॉर्ट सर्किट तो, लेकिन वो इम्पैक्ट अलग अलग होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एक्चुअली में होता क्या है ना, रेजिस्टेंस का क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है। प्रश्न इस पे बनता है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट, कोई उपकरण नहीं है, बल्ब या फिर फैन या फिर कूलर, ऐसा कोई उपकरण नहीं है, ठीक है। एक तो होता है कि भैया ये वायर है, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और यहाँ मैंने लगाया हुआ है बल्ब, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बल्ब का कोई रेजिस्टेंस होगा,
तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर आके, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही वो बल्ब के अंदर जाएगी। आ रहा है समझ में? यस। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही वायर है ना, तो यहाँ पर दोनों ही वायर है, यानी यहाँ पर जो दोनों का रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। और अगर इन दोनों के बीच में अगर हल्का सा भी गैप है ना, तो फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हवा में भी ट्रेवल करके आगे जाना चाहती है, और जब वो हवा में ट्रेवल करके जाती है ना आगे, तो हमें वो शॉर्ट सर्किट दिखाई देता है। ठीक है, वहां पर हमें बिजली दिखाई देती है। आ रहा है समझ में? दिस इज योर शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसके PYQ इस चैप्टर के। ओके, और यहाँ और अगर कोई चीज़ें छूट गई होगी तो इसमें आ जाएगी। चलो, तो इसमें सारे PYQs हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन NDA 2 2023 का। पहले CDS के कर लें क्या? चलो पहले CDS के करते हैं। ये रहा CDS का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज ए रेजिस्टेंस R. What would be the resistance of another wire of the same metal and of same length but having double the diameter? इसका मतलब कि क्या कह रहा है कि चेंज कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने बस डायमीटर जो है उसको बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें निकालना है। तो देखो यार, पहले अगर डायमीटर 2 था यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो अगर मैं डायमीटर को डबल कर रहा हूँ, मतलब 2 का 4 कर रहा हूँ मैं, तो देखो 4 हो गया ना अब डायमीटर, तो अब कितनी हो जाएगी रेडियस 2 हो जाएगी। तो क्या सीखे, हमेशा ध्यान रखना ये आपका मैथमेटिक्स में भी काम करेगा। ठीक है, जब डायमीटर को आप 2 टाइम्स बढ़ाते हो, ठीक है, तो देखो रेडियस भी 2 टाइम्स हो जाती है। आ रहा है समझ में? बस इस चीज़ को ध्यान रखना, यानी रेडियस भी आपकी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। ओके, और जो एरिया होता है एरिया, ओके, वो क्योंकि क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है वायर का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो रेडियस का स्क्वायर बढ़ेगा, रेडियस में रेडियस हो गई 2 टाइम्स, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, आया समझ में? तो बस इतना ही था, अब आपको आ जाएगा समझ में। अब देखो आपको पता है कि R जो होता है वो इक्वल टू होता है L/A के। ये तो पहले वाला नॉर्मल वाला R1 है। जब मैं डायमीटर को बढ़ा देता हूँ तो मुझे पता है रेडियस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। तो जो दूसरा बनेगा R2, उसमें लेंथ का मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीचे एरिया में, है ना, मेरा एरिया क्या है कि पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर R क्या हो जा रहा है 2R हो जा रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब मुझे पता है कि L/πr स्क्वायर यानी कि L/A, ये तो मेरा पहले वाला ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल लिख देता हूँ, तो ये मेरा क्या है पहले वाला रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, ये मेरा क्या है पहले वाला रेजिस्टेंस है, और नीचे क्या आ गया बस 4 आ गया, यानी जो आपका रेजिस्टेंस नया बना वो क्या हो गया पहले वाले का 1/4 हो गया, यानी R/4। सिंपल। आगे चलते हैं, आया ना समझ में? मुश्किल तो नहीं लग गया? चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास? आपको पता है कि नाइक्रोम जो है, देखो यार, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है हमने देखा था कि R है ना इज इक्वल टू रो L/A, यानी R और रो जो है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर क्या होगा कि देखो, आपको पता ही है कि ग्लास जो होता है, कांच है यार, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा ना, सबसे ज़्यादा होगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। सिल्वर जो होता है वो तो आपका बहुत अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, सिल्वर और क्या बोलते हैं, कॉपर। ओके, तो इसका तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी रेजिस्टिविटी भी सबसे कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका परफेक्ट है। ठीक है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, उससे ज्यादा होता है नाइक्रोम का, और उससे भी ज्यादा होता है ग्लास का। ठीक है, ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती, तो दिस इज। अब आगे चलते हैं। अ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो 20 ओम का वायर है, उसे 2 बराबर हिस्सों में, पार्ट्स इन लेंथ, 2 बराबर हिस्सों में काट दिया गया है। अब देखो यार, रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर लंबाई को मैं 2 भागों में काट रहा हूं, L/2 L/2, तो रेजिस्टेंस भी R/2 R/2 हो जाएगा। यानी जो 2 नए वायर बने उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 ओम एंड 10 ओम। इतना समझ में आया। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन दोनों को आपने जोड़ दिया पैरेलल में, यानी दिस एंड दिस, 10 ओम एंड 10 ओम पैरेलल जोड़ दिया। आपको कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है। कितना सिंपल है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/10 प्लस 1/10, यानी 2/10, तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको उलट दोगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। सो दिस इज योर आंसर। ओके, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, देखो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल, है ना। यस, तो आपका हो जाएगा 5 ओम। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है, तो उस वजह से हड़बड़ाहट में इतने आसान सवाल भी हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन असल में बहुत इजी होते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैं ऊपर भी जाऊंगा, है ना, ये क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ये सारे हम सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे सिर्फ कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने बताया था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। ओके, नंबर 3 क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। बिल्कुल सही है, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L/A, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, दोनों ही ऊपर ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ से रेजिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, रेजिस्टिविटी सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। ओके, तो ओनली 2 and 3। आगे चलते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। NDA 2 2023 का क्वेश्चन जो अपने देखा था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज कहलाता है, वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, बिटवीन द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हमें दी है एंड करंट हमें दिया है 0.5 एम्पियर। तो ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द करंट थ्रू द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द हीटर इज रिड्यूस्ड टू दिस। बहुत सिंपल सा है यार ये क्वेश्चन तो। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओम का लो। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। हमें V दे रखा है, हमें I दे रखा है, तो V कितना हो जाएगा V, तो हम यहाँ से R निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू V कितना हो जाएगा 220 अपॉन I कितना हो जाएगा 0.5। इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 0।
440 ओम, ये आ गया। हमें निकालना है कि देखो, है ना, हमें निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर घटा दिया जाए और 120 वोल्ट कर दिया जाए, V को 120 कर देंगे तो करंट हमें निकालना है। तो बात वही है, फॉर्मूला वही दोबारा लग जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। हमें निकलना है करंट I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा, V कितना है 120 अपॉन R, R कितना आया 440। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 0 से 0 कटेगा, ओके, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ये जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है देखो, 0.5 तो नहीं आ रहा किसी केस में, 1 भी नहीं आ रहा। ठीक है, 11 दूनी 22 ये आ जाएगा। ठीक है, सी 0.2 आएगा, तो उससे मैंने अनुमान लगा लिया, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चले, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक मशीन रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट, डीसी पर चल रहा है वो और 15 एम्पियर का है करंट, एंड द मशीन रन्स फॉर 10 मिनट्स, द चार्ज पासेड थ्रू दैट मशीन वुड बी। कितना सिंपल है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज पासिंग इन यूनिट टाइम, है ना, या फिर रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां से आपको क्या निकालना है, आपको चार्ज निकालना है Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। अब T दिया है मिनट्स में, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 हो जाएगा, 600 सेकंड्स। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I हो गया 15 एम्पियर इंटू टाइम हो गया 600 सेकंड्स, तो 15 6 90, 9000 कोलाम। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सिंपल सी बात है, सीरीज में क्या होता है, सिंपली हम इनको जोड़ देते हैं, तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 ओम, 5 और 7 12। ठीक है, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 36। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, इन दोनों को ना 36 के साथ पैरेलल में जोड़ा गया है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तीनों रेजिस्टर्स का। तो कितना सिंपल है यार, इन दोनों को हमने जोड़ा है सीरीज में, तो इनका अपन ने निकाल लिया। अब हमें इसका और इसका जो है वो पैरेलल वाला निकालना है, पैरेलल वाला रिलेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस 1 12 प्लस 1 अपॉन रेजिस्टेंस 2 36। एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो 36 एलसीएम ले लोगे, 12 36 3 प्लस 36 एकम 36, तो बराबर आ जाएगा 4 अपॉन 36, यानी 4 नम 36, 1 अपॉन 9, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 9 ओम। ओके, 9 आ गया ना, इसको उल्टोगे आप, इसको भी उलट दोगे। यस, आगे चलो, एनडीए फर्स्ट 2020 क्या कह रहा है, अब मेटेलिक वायर जो है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसको दो बराबर लेंथ है ना, लेंथ के हिसाब से इसको दो बराबर भागों में काटा गया। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर दोनों हिस्सों को पैरेलल में जोड़ दिया गया। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, अरे यार ये तो क्वेश्चन पहले भी किया अपन ने, एनडीए फर्स्ट 2020। ठीक है, ये किया ना अपन ने, और यहाँ पर एनडीए फर्स्ट 2 बार आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आगे चलते हैं। एनडीए 2 2024 देखो क्या कह रहा है, द एसी अल्टरनेट करंट मेंस डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन एवरी, कितने सेकंड में डायरेक्शन चेंज करती है एसी करंट। देखो एसी करंट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है हमेशा। अच्छा, इससे एक बात याद रखना कि जो एसी करंट हमारे यहाँ पर आती है ना, इंडिया के अंदर जो सप्लाई होती है ना, उसका वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है, 50 हर्ट्ज। और आपको पता है, मैंने आपको साउंड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का एंटी प्रोपोर्शनल होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, होती कि नहीं होती। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर अल्टरनेट करंट जो है ना,
वो अपना एक ऑसिलेशन के अंदर 2 बार चेंज होता है, 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। तो यानी क्या हो जाएगा कि अगर देखो वैसे तो 1/50 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, ओके। अब देखो 1/50 क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, तो टाइम कितना हो जाएगा 1/50 ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है ना, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, तो टाइम हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्योंकि ये 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी ये एक ऑसिलेशन में, ठीक है, इसका 50 हर्ट्ज नहीं होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो फिर है ना 2 बार कर रहा है ना, तो 50 × 50 सॉरी 50 × 2 100, तो इसका क्या हो जाएगा 1/100 सेकंड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, NDA 2 2023, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ओके, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। द वर्क डन इन मूविंग ऑफ ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट A to point B is 24 joule. What is the potential difference between A and B? पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V क्या होता है? किसी यूनिट चार्ज को A से B तक ले जाने में किया गया काम। यही डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, है ना। आपको वही तो निकालना है, V तो निकालना है। वर्क दे रखा है आपको 24 जूल, और आवेश आपको दिया है 2 कूलम। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। NDA 2 2021, 3 equal resistors are connected in parallel configuration in a closed circuit. Then the total resistance in the circuit becomes what? 3 equal resistance है, मान लो कि तीनों ही है R, तीनों ही क्या है R है। आपने उनको जोड़ा है पैरेलल में, यानी इनका जोड़ कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा ना, है ना। यानी 1/R 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 3/R, सिंपल। ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। तो यानी ये कितना हो गया R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हमें तो यही निकालना था ना R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उलट जाएगा ये, तो R/3, यानी 1/3 ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो 1/3 हो गया ना, 1/3 1/3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3R, है ना। ये लिखो या ये लिखो, सेम बात है ना। चलो ये हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ये तो हो ही गए, ये हो गया। ये देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको बताया था रेजिस्टेंस R क्या होता है, ρL/A होता है ना। यहाँ पर देखोगे लेंथ है, यहाँ पर भी एक लेंथ आती है तो खत्म हो जाएगी, एक लेंथ बचेगी। ये लेंथ यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ओम इंटू लेंथ यानी ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, बात एक ही है। दिस इज ओम सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। अ लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वोट, है ना। 60 वोट क्या है भाई, वोट क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, एट 220 वोट, इसका वोल्टेज जो है वो आपको दे रखा है 220, हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, अच्छा एक बल्ब है जिसके ऊपर ये चीज लिखा हुआ है, ओके। उसका पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब का 110 है ना। द पावर डिसिपेटेड इन दिस लाइट बल्ब, तो कितनी पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है ना, कितनी पावर वो
यूज़ कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी बल्ब का वोल्टेज डाउन हो रहा है ना, वोल्टेज है तो उसका 220 उस पर मेंशन है, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं कर रहा, वो 110 वोल्ट ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो 110 वोल्ट ही यूज़ कर पा रहा है। तो एक चीज़ जो वो कांस्टेंट रहती है वो है उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है, वायर जो उसका फिलामेंट है, उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। यस, तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि P इज इक्वल टू VI, ये मत लगा देना। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जब चेंज हो रहा है तो उसमें I भी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन R सेम रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया था वो R वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पर हमने जो निकाला था ना, ये P और R में रिलेशन, ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से आप निकाल लोगे R, तो R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, V स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर अपॉन P कितना है, 6 वोल्ट। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है पावर, पावर P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, यही आएगा। और R की वैल्यू मेरे पास आ गई है ये, तो ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो P पावर हमें निकालनी है इज इक्वल टू, तो यहाँ पर V स्क्वायर की वैल्यू डालो। ये हमारा जो नया V है वो है 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन ये जो आपका R की वैल्यू है यानी 220 का स्क्वायर अपॉन 6 नहीं 60 है, 60, तो ये 60। अब 60 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 110 अपॉन 220 का होल स्क्वायर इंटू 60। इसको डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, तो 1/2 यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 15 वोल्ट आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। इफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम कनेक्टेड हैं तीनों ही पैरेलल में, तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल सही है। अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल इन अ सर्किट टू मेजर वोल्टेज, सही है। A voltmeter has a high resistance and an ammeter has a low resistance। अच्छा, इनकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, जो एमीटर होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, किस केस में वो अपना काम अच्छे से निभा पाएगा, बताओ। देखो, उसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना, यानी उसकी वजह से तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में बाधा नहीं आनी चाहिए, वरना वो सही इलेक्ट्रिसिटी मेजर नहीं कर पाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है I, ठीक है, और उसका अगर अपना कोई रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से यहाँ जो इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी नोट करेगा वो I से थोड़ी कम नोट करेगा, जो कि सही नहीं होगा, हमें सही इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं पड़ पाएगी। इसका मतलब अमीटर ऐसा होना चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो, या फिर 0 नहीं हो तो एटलीस्ट कम होना चाहिए। यानी अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस जो है
वो हाई नहीं हो सकता। बस यही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है। आ गया समझ में? अब तुम्हें याद रहेगी ये चीज। आगे चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस, कि एल को आपने कर दिया है 2L, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टिविटी का ना तो एल से लेना देना होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उसका सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टीज से लेना देना होता है। ठीक है, तो यहां पर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ए मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशंस विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है? कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है। वो चार्ज हो सकता है उस पर चार्ज ना हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं हो रही, स्टैटिक कंडीशन है। तो उसके लिए कौन सा इनमें से करेक्ट है? एन इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड। क्या एक इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है? इंसुलेटर क्या होता है ना, ऐसा मैटर कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो क्या उसको भी चार्ज किया जा सकता है क्या स्टैटिक कंडीशन में? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपका गुब्बारा होता है ना, रबड़ का होता है, वो इंसुलेटर से बना है गुब्बारा, लेकिन आप उसको स्वेटर के ऊपर रगड़ के या फिर है ना दीवार के ऊपर चिपकाते हो ना, है कि नहीं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक इंसुलेटर को भी चार्ज किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। परफेक्ट कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड। अगर कंडक्टर है तो उसको तो चार्ज किया ही जा सकेगा, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, बोथ परफेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड। क्या पूछा इन्होंने हमसे? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए मटेरियल इन स्टैटिक कंडीशन? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर ये भी इंसुलेटर भी चार्ज किया जा सकता है, परफेक्ट कंडक्टर भी चार्ज किया जा सकता है। यानी बोथ परफेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों के दोनों चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का सिंगल केस एक में आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ गया समझ में? ये इसको भी इंक्लूड कर रहा है, इसको भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है। वी आर given 3 copper wires, different lengths, different area of cross sections, which one of the following would have highest resistivity? देखो भैया, लेंथ से और एरिया से रेजिस्टिविटी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी में कितने क्वेश्चन बन गए और सारे क्वेश्चन सेम टाइप के आ रहे हैं, है ना? समझ पा रहे हो? यस। तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टेम्परेचर पर, और ध्यान रखना टेम्परेचर जब बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ती है। यस, अब देखो यहाँ पर कैपेसिटर वाला क्वेश्चन भी देख ही लो। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो कि चार्ज को होल्ड कर लेता है अपने अंदर, है ना, वो इनफाइनाइट चार्ज को होल्ड कर सकता है ना। जो भी चार्ज उधर आएगा तो वो चार्ज को होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स कि वो उसकी जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब इस पूरे फेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। कहाँ होगी? इसमें और इसमें। और आपको निकालना क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू करंट सर्किट, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से निकाल लोगे कि ये दोनों जो R1 और R2 हैं आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको निकालना इलेक्ट्रिक करंट, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V कितना दिया है? 10, और R कितना हो गया? 20। ठीक है, तो एक सेकेंड, कहाँ आ गया रे? यस, यहाँ देखो, तो यहाँ से नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, इसलिए V अपॉन I, V अपॉन R, सॉरी R कितना हो गया? क्योंकि दोनों इस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20
इसको डिवाइड कर दो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर दिस, अ मेटल वायर of length L and diameter D has a resistance R. What would be the resistance of another wire of the same metal and of the same length having double the diameter? अभी तो करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। An electric circuit is consisting of a cell and a meter and a nichrome wire of length L. कि नाइक्रोम वायर है, L लंबाई का है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस टू हाफ, अगर उसका लेंथ हम घटा दें, आधा कर दें, तो देखो आपको पता है, तो देन अमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? अमीटर किसको रीड करता है? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस समानुपाती होता है आपका लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जब लेंथ को L/2 करोगे तो रेजिस्टेंस भी L/2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस आधा हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी डबल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो अमीटर का जो रीडिंग होगा वो भी डबल हो जाएगा, कॉमन सेंस है। आगे चलते हैं। CDS फर्स्ट 2023, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V वोल्टेज जो है बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन सप्लाईज, पता ही आपको 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में। हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज द पायनियर इन डिस्क्राइबिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जूल का नियम, जेम्स पी जूल। NDA 2 2020। अच्छा, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन किसने की थी? जेम्स चैडविक। ओके, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, और न्यूक्लियस अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। और न्यूक्लियस ऑफ सेल रॉबर्ट ब्राउन। ओके, चलो। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीली ने सेम वजन के, सॉरी सेम साइज के और सेम वजन के, नहीं अलग अलग वजन के पत्थर पीसा की झुकी हुई मीनार से गिराए थे और दोनों एक ही समय पे नीचे पहुंचे थे, है कि नहीं? देखा था ना अपन ने। आइजैक न्यूटन, इनका तो पता ही आपको, ठीक है। NDA 220, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। NDA 2 2020, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जब दो वायर ही हो, दोनों ही वायर हो और दोनों के बीच में हल्का सा गैप है अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एयर में भी फ्लो हो जाती है और वो हमें दिखाई देती है कि नहीं? यानी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जब दो कंडक्टर्स के बीच में, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीजेज सब्सटेंशियली। CDS फर्स्ट 2023 क्या कह रहे हैं? 3 रेजिस्टर्स हैं, है ना, कनेक्टिंग पैरेलल, एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। भैया कितना सिंपल है यार, निकाल लोगे, ये आपका होमवर्क है। आगे चलो। CAPF 2023, A wire of resistance R is cut into 4 equal parts, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, ठीक है। उन चारों पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस R है ना, तो अब 4 इक्वल पार्ट्स में, तो यानी हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। इन सभी को इन्होंने जोड़ दिया है पैरेलल में, ठीक है। तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो है R', यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R', ठीक है, इज इक्वल टू, इन सभी को जोड़ना है आपको पैरेलल में, R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4।
जोड़ दिया, कितने हो गए, 4R/4 हो गए। ओके, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है R'/R, ये आपको निकालना है। ये गलत हो गया यार, ये ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा ना यार। 1/R1 होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है कि नहीं? तो 1 होगा ना, हमारा रेजिस्टेंस आया है, ये है हमारा R, ये दिस इज अवर R1, हमें यहाँ लिखना है 1/R1, यानी इसका उल्टा, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का भी उल्टा, प्लस तीसरे पार्ट का भी ये हो जाएगा, चौथे पार्ट का ये हो जाएगा, चारों को आप जोड़ लोगे, 4 4 4 4 कितने हो गए, 16/R हो जाएगा ना, 16/R। तो 1/R' इज इक्वल टू क्या आया, 16/R। हमें चाहिए R'/R, यानी R' इधर भेजो, है ना, यानी 1/16 आ जाएगा, कॉमन सेंस है। तो R'/R इज इक्वल टू 1/16, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर दिस, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बताया था ना, सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया था ऊपर। ये देखो NDA 2 2020 और ये CDS फर्स्ट 2022, सेम क्वेश्चन, CDS 2 2022। द डिवाइस यूज मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, कौन करता है भाई इलेक्ट्रिक करंट को, आमीटर, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मोटर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है, ओके। अच्छा, एक होता है गैल्वेनोमीटर, बहुत स्मॉल अमाउंट का अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, तो उसको नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। CDS फर्स्ट 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कौन सा है इनमें से, प्लास्टिक शीट नहीं, डिस्टिल वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते, ठीक है, मतलब होते हैं लेकिन सिर्फ पानी वाले हैं। तो ह्यूमन बॉडी, हाँ हाँ 70% ऑफ वाटर है ना, विथ सॉल्ट। वुडन नहीं, सिंपल है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज यूज्ड, वायर रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, इफ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड, ध्यान रखना क्या लिखा है, उसकी लंबाई बढ़ाई नहीं गई है भैया, उसको खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है कि उसकी लेंथ डबल हो गई है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू की। तो द करंट इन द सर्किट, करंट का क्या होगा, देखो यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। रेजिस्टेंस जो होता है आपको पता है L/A होता है। अब इस वायर, ये वायर था, है ना, ये था वायर, ये था वायर, आपने इसको खींच डाला तो पतला हो जाएगा, है ना, लंबा भी हो गया पतला भी हो गया। मतलब अगर इसको आपने ऐसे खींच डाला कि ये कैसा हो गया है, देखो बता रखा है कि इसकी लेंथ जो है डबल हो गई है, ठीक है। अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो एरिया आधा हो जाएगा, कॉमन सेंस है क्या नहीं। इसको खींचा आपने तो लेंथ हो गई डबल और एरिया हो जाएगा आधा, 1/2। तो यहाँ पर L की जगह 12 रखेंगे, एरिया की जगह A/2 रखेंगे, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा। आया समझ में? यानी जो आपका रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो गया है। जब रेजिस्टेंस 4 टाइम हो गया है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया है, 4, R' इज इक्वल टू 4R। सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 1/4 ऑफ I। तो नया इलेक्ट्रिक करंट होगा वो ऐसा होगा, सिंपल सी बात है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन एन मेटल। मेटल के अंदर भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सोडियम में आपको पता है 11 पे आता है, ठीक है, तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 6 10 हो गए, और 3s1, ये जो 3s1 का इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट स्टेट अब पूरा चाहिए होगा, तो यहाँ पर इसके ऑक्टेट मतलब सबसे बाह्य वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये जो है ऑक्टेट स्टेट दिस 2p एंड 2s एंड 2p, ठीक है, इस तरीके से तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और ये सोडियम प्लस आयन में चेंज हो जाता है। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, इसीलिए वो क्या होते हैं, जैसे कि आपका Fe2+ हो गया, Al3+ हो गया, है ना। केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ बताऊंगा आपको। इधर देखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है भैया ये लो CAPF के अंदर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विथ कंडक्टिव टायर्स। देखो एयरक्राफ्ट जो है वो मेटल का होता है, मेटल का, है ना। जब वो ट्रेवल करता है हवा में, तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से जैसे हम गुब्बारे को, है ना, स्वेटर पे रगड़ के दीवार से चिपकाते हैं, ठीक है, वैसे ही वो जो उड़ता हुआ एरोप्लेन है वो एयर के साथ फ्रिक्शन में आता है, तो वो भी क्या हो जाता है, उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, एयर से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको अगर ज़मीन में नहीं उतारोगे आप, तो जब एरोप्लेन जब डीजल पेट्रोल फिल करवाने जाएगा, ऑयल फिल करवाने, तो वहाँ वो आग पकड़ लेगा, है ना, समझ रहे हो ना। इसलिए उसको आपको ज़मीन में उतारना आवश्यक है। इसलिए वो जो टायर्स होते हैं उनको थोड़ा सा, उनमें क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है, और कार्बन ब्लैक मिलाकर टायर्स को थोड़ा क्या बनाया जाता है, कंडक्टिव बनाया जाता है, ताकि जैसे ही ज़मीन पे उतरे एरोप्लेन, तो सारा जो चार्ज उसकी बॉडी पे है वो ज़मीन में उतर जाए, है ना, अर्थिंग के थ्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कि दे कैन ट्रांसफर द चार्ज सरफेस ऑफ ड्यू टू इम्प्लाइड ऑपरेशन। गैजेट्स का चार्ज नहीं यार, ये नहीं होगा। दे कैन ट्रांसफर द चार्ज ऑन द सरफेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, they can transfer the charge accumulated on their surfaces being rubbed by air particles. अगला क्वेश्चन, a current of 1 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. 10 मिनट है, मिनट को चेंज कर दो यानी 600 सेकंड्स हो गया, ओके। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। I कितना है, 1 एम्पियर, यानी 600 सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, 600 कोलॉम्ब, ओके, सिंपल है। लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन इनकैंडेसेंट लैंप इन ए सर्किट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू 10 मिली सेकेंड्स। 10 मिली सेकेंड में देखो, 1 सेकंड में होता है 1000 मिली सेकंड, ठीक है। तो 10 मिली सेकंड, इधर अगर मैं 10 रखूंगा, मतलब मैं 2 जीरो अगर नीचे भेज दूं, इधर ये 2 जीरो मैं इधर भेज रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कि 10 मिली सेकंड इज इक्वल टू 0.01 सेकंड्स, है कि नहीं। अब 0.01 मेरे को क्या चाहिए, चार्ज Q बराबर I कितना है 1.5 इंटू टाइम कितना है 0.01, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 एकम 15, ठीक है, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 0.015 कूलम्ब,
ठीक है, 0.015 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? शानदार। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही थे। ओके, और सारे के सारे बस इतने ही कंसेप्ट्स है, देखो इतने ही थे कंसेप्ट्स, है ना, इतने कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कतई आसान चैप्टर था। चलो, तो ये जितनी भी फिजिक्स की क्लासेस हैं, है ना, जितना भी जो पार्ट्स में इनको डाल रहा हूँ, वैसे वन शॉट में डालने का था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो मैं पार्ट्स में इसको डाल रहा हूँ। सारी को देख लेना और 2x करके या फिर 1.5x करके देख लेना, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब भी प्रश्न आए आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस, तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके फिर सोल्व करने का प्रयास किया करो। ठीक है, यस, ऐसे सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, साफ कहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच।